क्या रेन बाहर निकल पाएगी या अपनी ही मेमोरीज में फंस कर रह जाएगी? आज हम बात करेंगे क्राइम ड्रामा मिस्ट्री फिल्म जो 2017 में आई थी, जिसका नाम अदर लाइफ है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि म्यूजिक हार्टबीट की तरह बज रहा है और उसके साथ एक क्लोजअप चल रहा है लड़की की नीली आंखों का। जैसे ही उसमें कालापन क्रीप करता है, हम उसकी आंखों के सेंटर तक पहुंचते हैं और फिर वो आंखें गायब हो जाती हैं। एक कलेडोस्कोप की नीली और हरी इमेज वहाँ सेटल करती है और हम एक ओशन के पास पुल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ रेन अमारी और जैरेड अमारी बैठे हैं बीच पर ब्लैक वेटसूट पहनकर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रेन जैरेड से बोलती है कि वो पानी में वापस जाना चाहेगा, तो वो मना कर देता है और उससे कहता है कि क्या वो सारा समय पानी में ही रहना चाहती है। लेकिन बार बार रेन के कहने पर और उसके लालच देने पर कि वो गॉगल्स और फ्लिपर्स यूज़ कर सकता है, वो पानी में वापस चला जाता है। वो दोनों साफ पानी में स्विम करते हैं और एक लेदर सी कलेडोस्कोपिक इमेज बनती है और वो वापस एक बिल्डिंग व्यू विंडो पे आ जाती है। रेन अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों की साइड से एक ब्लैक फ्लूइड बाहर निकल रहा होता है। वो ज़मीन पर बैठी है और उसके आसपास कई सारे प्लास्टिक आई ड्रॉपर्स खाली पड़े हैं। एक काउंटडाउन क्लॉक लगी है जिसमें अदर लाइफ अगले 6 दिन में लाइव होने वाला है लिखा आ रहा है। फिर वॉइस ओवर शुरू होता है जिसके अंदर रेन एक इंटरव्यू में बैठी है टीडीए के साथ, एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। वो इंटरव्यूअर उससे पूछता है उसके एकेडमिक करियर के बारे में जो पिछले 4 साल पहले ख़त्म हुआ था। रेन रिस्पॉन्ड करती है कि एक एक्सीडेंट की वजह से जिसमें उसका भाई डूब गया था, उसकी वजह से उसे करियर बंद करना पड़ा। उसके इंटरव्यूअर उसे सांत्वना देते हैं, लेकिन वो क्लैरिफाई करती है कि उसका भाई बच गया था, वो सिर्फ कोमा में है। वो अदर लाइफ के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि एक बहुत डिफ़िकल्ट है इसे टेक्नोलॉजी में क्लासीफाई करना। रेन डिस्क्राइब करती है कि ये ड्रग नहीं है बल्कि एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक इंसान को एक नई मेमोरी जो उसकी रियलिटी से बिल्कुल अलग नहीं है केमिकल लेवल पे जीने का मौका देगा। रेन फिर अपने भाई को हॉस्पिटल में विजिट करती है जहां वो कोमा में है। वो वहां लैपटॉप सेट करती है, हैंड बैंड लगाती है उस डिवाइस का और ब्रेन वेव्स को रीड करती है। फिर वो एक अदर ड्राई ड्रॉपर यूज़ करती है ब्लैक फ्लूइड का अपने भाई के ऊपर। रेन अब एक ट्रेन में है जहां वो वापस आकर अपने डैड का कॉल डिक्लाइन कर देती है और उसके पिता का नाम रॉबर्ट है। उसके बाद वो एक बिजी वर्क स्पेस में दिखाई देती है। वहाँ पर एक कोवर्कर जिसका नाम बायरन है उसे कहता है कि उसे अपने सारे अप्रूवल क्यू में क्लियर करने पड़ेंगे। वापस अदर लाइफ के अंदर रेन जो है वो प्लेन से बाहर गिरती है, पैराशूट ग्राउंड पर आती है और फिर टेस्टिंग रूम में उठती है बायरन के साथ। वापस हम वो सीन देखते हैं जहाँ इंटरव्यूअर रिवील करता है कि रेन के जो फादर हैं वो बहुत वोकल रहे हैं इस चीज़ के पोटेंशियल के बारे में कि कैसे डेंजर अगर हो जाएगा, बहुत अगर टाइम तक इसे यूज़ किया जाए। वो फियर करते हैं कि उसके साथ फिजिकल सिम्टम्स नज़र आएंगे जैसे कि सीजर्स और ब्रेन डेथ। रेन कंफर्म करती है कि हाँ, यहाँ पे रिस्क हैं, किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करने की रिस्क होते हैं। रेन डिस्क्राइब करती है कि उसकी टेक्नोलॉजी एक वॉइस ओवर के अंदर जैसे ही वो हाइकिंग टेस्ट कर रही होती है, वो डिस्क्राइब करती है कि एक स्क्रिप्ट की तरह है जो ब्रेन फॉलो करता है और ये किसी भी मेमोरी के साथ किया जा सकता है और उनके पीसेस जो सबकॉन्शियस के हैं उसे निकाल कर वो एक परफेक्ट डे बना सकते हैं। पर वो ये बात भी कहती है कि इस मेमोरी के लास्ट करने का कोई चांस नहीं हो सकता, उस बारे में वो अभी श्योर नहीं है। रेन स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस को टेस्ट करती है, स्नोई माउंटेन पर चढ़ती है और स्नोबोर्डिंग करते हुए नीचे आती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस रिपीट होता है और वो वापस कैबिन में पहुंच जाती है जहां उसने दिन शुरू किया था। वो अपने आप को उसमें स्टक समझती है और जो सेटिंग है वो चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन बायरन वहाँ पर आता है और उसे बचा लेता है। जिस टाइम तक वो करता है वो ऑलरेडी 6 दिन से उस एक्सपीरियंस में फंसी हुई होती है। वो इंसिस्ट करती है कि वो एक कोड को फिक्स कर सकती है और वो उसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो स्पोर्ट बोर्डिंग एक्सपीरियंस था वो उनका बेस्ट सेलर है। एक सील्स मीटिंग के अंदर सैम जो को फाउंडर है अदर लाइफ का, रेन के साथ वो आइडिया प्रेजेंट करता है अदर लाइफ के दूसरे पोटेंशियल बायर्स को। वो बात करता है कि कैसे ये बायबल फ्री टाइम है और कोई भी इसको यूज़ करके बड़े बड़े एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है अपने लंच ब्रेक के अंदर ही।
सैम एक्सप्लेन करता है कि कैसे अदर लाइफ एक सिमुलेशन से बढ़कर बहुत कुछ और है, जैसे कि वो वर्थ ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस डालेगा किसी की भी लाइफ में। वो प्रेजेंटेशन को फिनिश कर ही रहा होता है कि वहाँ पर रेन आती है और वो रेन को सबके साथ इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि वो उसकी को फाउंडर है और वो पीछे जो साइंस एज टेक्नोलॉजी के उसको एक्सप्लेन करेगी। मीटिंग के बाद सैम और रेन डिस्कस करते हैं किसी बात पे कि कंपनी को कैसे आगे लेके जाना है। वो अपने कमरे से बाहर निकल रही होती है और वो डैनी को मिलती है, जो सेकंड उनकी डेट के लिए वेट कर रहा होता है, जिसके बारे में रेन भूल गई है। वो माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे काम पर जाना है और वापस इंटरव्यू का दिन दिखाया जाता है। इंटरव्यूअर्स ज़ोर ज़ोर से रिपोर्ट पढ़ के बता रहे होते हैं कि कैसे अगर यूज़र्स इसे यूज़ करेंगे तो वो डिसोसिएट कर जाएंगे रियलिटी से। वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक्सपीरियंस जो है काफ़ी आइसोलेटिंग हो सकता है और लोग अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। रेन और बायरन उस दिन लेट तक काम करते हैं और स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस को डीबग करते हैं। काउंटडाउन फिर से दिखाता है कि अब 5 दिन रह गए हैं अदर लाइफ को लाइव जाने में। रेन जो है एरर ढूंढती है अपने कोड के अंदर और टेस्ट करती है नए वर्जन को कि उसमें कोई इश्यूज ना हो। वो कंटिन्यू करते हैं काम लीड करना और बायरन उसके लिए बहुत सारे नंबर ऑफ टेस्ट डिज़ाइन करता है। जब वो सारे टेस्ट के साथ रन निकल जाती है तो वो बताती है कि वो 482 टेस्ट कर चुकी है। वो कंपेयर करता है उसे कि अबाउट 20 दिन वो उसने अदर लाइफ में बिताए हैं रियल की तरह। डैनी फिर वहाँ पर एक रिपोर्ट आकर डिलीवर करता है जो सैम ने उसे बहुत टाइम पहले करने के लिए कही थी अदर लाइफ के बारे में, जो उसकी लॉन्ग टर्म यूज़ के डेंजर्स के बारे में बताते हैं। रेन रिवील करती है कि उसे इस बारे में नहीं पता था। इस चीज़ को लेकर वो बायरन से कहती है कि सैम को उस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बायरन सोचता है कि ये ग्लिच जो है उसे ठीक कर लेना चाहिए ताकि वो लंबे सिमुलेशंस में जा सकें। उसके बाद बायरन और डैनी वहाँ से ड्रिंक्स पीने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रेन काम करने के लिए वहीं रुक जाती है। वो वापस वो स्विमिंग वाला सिमुलेशन चलाती है जिसके साथ वो अपने भाई के साथ होती है और वापस से वो पानी के साथ एम्प्टी ड्रॉपर्स के साथ उठती है। वो रिकॉर्ड करती है 340th टेस्ट और उसके बाद और कोशिश करती है नए टेस्ट करने की। इंटरव्यूअर्स डिस्कस करते हैं मेडिकल एप्लीकेशन को अदर लाइफ की, इसके अंदर ब्रेन और मेमोरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और काफ़ी सारे पोटेंशियल मॉरल इश्यूज भी हैं, कंसीडरिंग कि लोगों के दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ डाल सकता है। रेन इंसिस्ट करती है कि उसके अंदर और कोई एप्लीकेशन नहीं है दिमाग में। रेन वापस अपने भाई के बेड साइड पर आती है और अदर लाइफ का एक और चीज़ उस पर ट्राई करती है। उसकी एक आई ट्विच करती है और उसे लगता है कि कुछ होपफुल है। तभी वहाँ पर एक नर्स आता है और वो अपनी टेक्नोलॉजी छुपा लेती है और उससे इस बारे में पूछती है। नर्स बोलता है कि जो आई ट्विचिंग है वो बहुत कॉमन है और अक्सर पेशेंट्स के साथ हो जाती है। वो वहाँ से चली जाती है, अपने घर जाती है और डाटा की तरफ देखती है। बायरन और डैनी उसे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत कुछ मिस कर रही हो, और फिर उसे अपने फादर से एक ईमेल आता है जिसमें वो बोलते हैं कि वो उसके भाई का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा रहे हैं। अगले दिन रेन जो है अपने फादर को विजिट करती है कैंपस पे जहाँ वो पढ़ाते हैं। वो अदर लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी मोरालिटी के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में और कैसे वो उसके भाई को हेल्प कर सकते हैं। उसके डैड का मानना है कि वो अभी एक ग्लिच ही है, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि ये बैड कोड है। वो बोलते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल कंडीशंस भी अगर तुम कहो तो बैड कोड ही हैं, एक्सेप्ट ब्रेन जो है वो और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। रेन उस पर इल्ज़ाम लगाती है उसके भाई के ऊपर गिव अप करने का और क्लेम करती है कि अगर वो कॉन्शियस होता तो उसे बस एक तरीका चाहिए बाहर निकलने का। उसके डैड कहते हैं कि वो कभी भी उसके भाई के सपोर्ट सिस्टम को अनब्लॉक कर सकता है। वो उससे परमिशन नहीं मांग रहे हैं बल्कि उसे सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं। रेन वापस काम पर चली जाती है। गुस्से के अंदर वो अपने कोवर्कर कैस बोलती है कि उसकी फाइल्स को सिस्टम से बाहर निकाले। सैम और बायरन नोटिस करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ नैनाइट स्टॉक जो है वो चला गया है और उतने से ज़्यादा की रिपोर्टिंग है। वो उससे पूछते हैं कि वो किस सिमुलेशन के लिए बाकी बचा हुआ नैनाइट यूज़ कर रही है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहती है और कहती है कि बस ये एक्सपेरिमेंट है। बायरन वहाँ से चला जाता है और वो सैम से अकेले बात करती है। वो आइडिया देता है कि अदर लाइफ को कैसे एक जेल की तरह यूज़ किया जा सकता है लोगों को वापस दुनिया में रिहैबिलिटेट करने के लिए, ताकि वो सालों सालों की सेंटेंस को मिनट्स में एक्सपीरियंस कर सकें। पर रेन इस बात से मना कर देती है और सैम गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि उसे अपने एक्चुअल प्रोडक्ट पर वापस काम करने जाना चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है और डैनी से मिलती है। डैनी उसे पूछने की कोशिश करता है कि क्या गलत हुआ है, लेकिन वो उस बारे में बात नहीं करती।
फिर वो दोनों घर जाकर एक साथ सो जाते हैं। उसके बाद रेन डैनी से स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करती है। वो कहती है कि सब कुछ इंक्लूडिंग केमिकल्स एक मेमोरी को क्रिएट करते हैं। डैनी कहता है कि वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहा था पहले ये, लेकिन अब वो इस बारे में बात कर रही है तो वो उसको री एक्सपीरियंस करना चाहता है। रेन अपना फ़ोन चेक करती है और डैनी एक ड्रॉपर ग्रैब कर लेता है और उसे ट्राई करने की कोशिश करता है, सोचते हुए कि ये एक स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस का ही है। लेकिन उसे असल में रेन का एक्सपेरिमेंटल वो मिल जाता है जिससे उसका भाई स्विम कर रहा होता है और वो अचानक से सीजर करने लग जाता है और उसको दौरे पड़ते हैं। रेन को एम्बुलेंस के साथ लेके उसे जाना पड़ता है, लेकिन वो मर जाता है। काउंटडाउन शुरू होता है और अब 5 दिन से कम रह गए हैं रिलीज़ में। रेन और सैम बात करते हैं लीगल काउंसिल से। सैम करेक्ट करती है उन्हें अदर लाइफ के बारे में कि वो ड्रग नहीं है और एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो एक सॉफ्टवेयर है। सैम डिसाइड करता है कि वो रेन से अकेले में बात करेगा और उसके बारे में पूछता है जिस एक्सपीरियंस ने डैनी को मार दिया। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सारे एक्सपीरियंसेस जो टेस्टेड थे, अप्रूव्ड थे, उनके अलावा बस एक ही ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे सिर्फ रेन जानती थी। उसके बाद दोबारा से वो इंटरव्यू वाला सीन आता है जहाँ इंटरव्यूअर रेन से उस टेक्नोलॉजी के एम्बिशन के बारे में पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि रेन को जेल ना जाना पड़े, सैम एक डील अरेंज करता है जिसमें चार्जेस प्रेस होने की बजाय रेन अग्री करेगी एक ट्रायल पेशेंट बनने का, जिसके अंदर उसे 1 साल अदर लाइफ के अंदर रहना पड़ेगा। सैम उसे प्रेशराइज करता है और कहता है कि अगर वो ज़िंदा रहना चाहती है और कंपनी में काम करना चाहती है तो उसे करना पड़ेगा। वो रियलाइज़ करती है कि सैम का ये सारा प्लान था और उसे कन्फाइनमेंट एप्लीकेशन पीछे जाकर भर दी है। सैम इंसिस्ट करता है कि उसकी लाइफ का 1 मिनट लेना बेटर है उसे मारने के, जिससे उसने मारा था डैनी को अपने अनटेस्टेड सैंपल के साथ। वो अग्री करती है और फिर रेन, सैम और बायरन जाकर सारे ऑफिशियल्स के साथ टेस्टिंग रूम में जाते हैं जहाँ 365 दिन के लिए ट्रायल शुरू होता है और उसे सिर्फ 24 घंटे की सिमुलेशन में डाला जाता है। रेन नर्वसली क्वेश्चन करती है बायरन से कि वो मेक श्योर करे कि सब कुछ चेकड ओवर है। एक बारी बायरन जो है उसे नीचे डालता है और उसको एक स्मॉल रूम के अंदर उठाया जाता है और जहाँ वो देखती है कि बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर लार्ज नंबर्स में 001 लिखा हुआ है। वो सारी इलेक्ट्रॉनिक बजिंग सुन पा रही है डिजिटल नंबर की। रूम के अंदर एक स्लीपिंग मैट, एक टॉयलेट, एक टैबलेट, एक पेन, एक हैच ऑफ फूड, वाटर और टॉयलेटरीज हैं जहाँ वो एक्सरसाइज करती है, खाती है, नोट्स बनाती है टैबलेट पर और इम्प्रूव करने के बारे में कि कैसे वो स्पेस को इम्प्रूव कर सकती है, ये याद करने के लिए कि असल में वो नोट्स कोई नहीं पढ़ पाएगा। फिर वो सेल रीसेट कर देता है दिन के एंड में। लाइट फिर रेड टर्न होती है और दोबारा नंबर चेंज होकर 002 दिखाता है। वो याद करती है कैसे डैनी ने सीज़ किया, अपना दीवार पर सर मांगती है, गाना गाती है, अपनी फिंगर्स के साथ खेलती है, फिर ग्रेट करती है फ्लोर के ऊपर, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। फिर तीसरा दिन आ जाता है। 5वें दिन तक उसे याद आता है कि जैसे उसका भाई स्विम करते हुए डूब गया था। वो याद करती है कैसे उसने उसे खो दिया था, कैसे वो बीच पर डूबता हुआ बाहर निकला था और उसने अपने भाई को प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उसके बारे में नहीं भूलेगी। वो फिर से नोट्स लेती है उन लोगों के बारे में जो लंबे लंबे कोमा से उठे हैं और उन कोमा को किस चीज़ ने ट्रिगर किया था। बहुत दिन बीत जाते हैं। वो अपने आप के साथ बहस करती है कि उसका भाई चला गया है, नहीं गया है, और उसे प्रोग्राम के बारे में याद करती है। ऐसे ही 365 दिन बीत जाते हैं। वो वेट करती है लाइट के रेड होने का, लेकिन वापस रेड होकर 001 रूम रीसेट कर जाता है। वो पैनिक करती है और रियलाइज़ करती है कि उसका एग्जिट रूटीन काम नहीं किया। वो चिल्लाती है, सारी चीज़ें तोड़ती है। इवेंचुअली वो वहाँ पे डैमेज रूम में लेट जाती है और उसे किसी की सीटी बजाने की आवाज़ आती है। वो हैच को खोलती है, एक गैप को देखती है जहाँ से वो पुश करती है। गैप असल में फट जाता है क्योंकि वो प्लास्टिक शीट होती है और वो बाहर निकल के एक वेयर हाउस देखती है जहाँ पर रूम के अंदर प्लास्टिक शीट कवरिंग सेल है। वो बाहर देखती है तो सारा खाना पानी जो खा रही है उसका कंज्यूम हो रहा है और वहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है और गार्ड भी है डेस्क के पास। गार्ड जो है वो अपने डेस्क पे वापस आता है, जिसे देखकर वो चाबी उठाकर वहाँ से भाग जाती है और एक ट्रक को चुरा लेती है। रेन वहाँ से फिर चलती हुई बिजी रोड पर आती है और देखती है कि बहुत सारे लोग हैं अदर लाइफ के अंदर और हर जगह से लोग नज़र आ रहे हैं। रेन हॉस्पिटल में फ़ोन करती है अपने भाई के बारे में पूछने के लिए और अपने वर्क प्लेस पर आ जाती है जहाँ उसका वर्क प्लेस खाली होता है। वो नए कपड़े खरीदती है, नई मैगज़ीन खरीदती है जिस पे कवर होता है सैम के नाम का, और वहाँ पे वो पुलिस के पास जाती है जिसके अंदर वो मिसिंग रिपोर्ट पर्सन के बारे में बताते हैं उसे कि साल पहले उसके नाम को रेजिडेंसी और इटली में रिटर्न कर दिया गया था और उसको असल में
यहाँ पे किसी ने नहीं पूछा। वो कोशिश करती है कि उसे पता चले कि हुआ क्या था अदर लाइफ में, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि वो भी को फाउंडर है। उसके बाद पुलिस जो है उसे कोई एविडेंस नहीं मिलता जो उसके अगेंस्ट चार्ज हो। फिर वो चेकआउट करती है सेल फ़ोन को, लेकिन उसके हिसाब से वहाँ पे कोई रेमिनेंट्स नहीं है। वो अपने अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर साल से कोई और रह रहा है और अटेंडेंट भी फ्रंट डेस्क का उसे अपना सामान निकालने नहीं देता। दूसरी तरफ सैम आ जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि जैसे उसने बात सुनी वैसे ही वो यहाँ आ गया उसे किसी सेफ जगह ले जाने के लिए। जो अटेंडेंट है फ्रंट डेस्क का, वो सैम को अंदर आने नहीं देता बिल्डिंग के, और रेन भी उसे अवॉइड करना चाहती है। इवेंचुअली वो मैनेज कर लेती है वहाँ से बाहर निकलना बिना सैम के देखे। रेन जाती है कैस की हेल्प मांगने, तो उसे कुछ खाने के लिए देती है। कैस रिवील करती है कि सारे कोवर्कर्स को ये लगा कि रेन ने अपने पैसे निकाल ली और वो सबको बाय करके फटाफट से इटली भाग गई। डैन को पता चलता है कि यहाँ पर डैनी मरा नहीं है और वो उसे दोबारा मिलने जाती है। रेन, कैस और डैनी एक रेस्टोरेंट में साथ इकट्ठे होते हैं, जहाँ रेन अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि कैसे स्विमिंग सिमुलेशन के अंदर उसे लगा कि वो डूब रहा है और वो हॉस्पिटल में उठा और वो ठीक था। और वीक की टेस्टिंग के बाद फिर वो देखते हैं कि हम अदर लाइफ का लॉन्च भी सही हुआ है। कन्फाइनमेंट के बाद वो कंपनी की बैकबोन बन गया, सारे प्रपोजल्स आए और उसके बाद जो है उसे काफ़ी सारे सालों के लिए सेंटेंस कर दिया गया। रेन डिसाइड करती है कि वो इस प्रॉब्लम के तह तक पहुंचना चाहती है, तो डैनी कोशिश करता है उसे इंकरेज करने की कि वो जाकर सारी बात मीडिया को बता दे। रेन रिवील करती है कि उसके जो फादर हैं उनके अंडर पैटेंट रजिस्टर हुआ है और अब ये पैटेंट को सैम ने चुरा लिया है, जिससे उसने अपने भाई के लिए बनाया था। अब वो कैस की आईडी बैज को लेकर रेन और डैनी जाते हैं अदर लाइफ की बिल्डिंग के अंदर, जहाँ रेन का डाटा निकालना चाहते हैं। वो बायरन के ऑफिस में फायरन को पाते हैं और डैनी उसे पकड़ लेता है ताकि रेन जो है अपना टर्मिनल यूज़ कर सके। वो एक हार्ड ड्राइव ढूंढ लेती है जिसमें उसका नाम लिखा होता है, लेकिन बायरन अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर देता है, तो रेन उसे मुक्का मार देती है और वो लोग चले जाते हैं। डैन और रैनी वहाँ से मैनेज कर लेते हैं एस्केप करना, लेकिन कैस जो है वो पकड़ी जाती है अथॉरिटीज़ के द्वारा। रेन एक्सप्लेन करता है कि कैसे उन्हें अदर लाइफ का प्रिंटर चाहिए होगा ड्राइव अवे करते वक्त, पर उनके पास वहाँ पे कोई और प्रिंटर नहीं है, तो वो अदर लाइफ की दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं जो शहर के बाहर सिर्फ रॉबर्ट के घर पर ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ खाली घर में पहुँचे हैं, तो रेन काम पर लग जाती है। वो सुबह उठती है और उसे और डैनी को कुछ समय मिलता है उस लोकेशन को देखने का और ब्रेकफास्ट करने का। रेन उसे अपोलोजाइज करती है और उसके बाद उसे माफ़ कर देता है। वो दोनों फिर साथ सो जाते हैं। उसके बाद एक इमेज आती है उसकी आंखों के सामने जहाँ पर मूवी शुरू होती है। वो उठती है आवाज़ से और उसके डैड घर आ जाते हैं। वो उनसे बात करने जाती है। उसके डैड को कहती है कि कैसे सैम ने उसका काम चुरा लिया। वो ये भी रियलाइज़ करती है कि उसके फादर थे जिन्होंने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट डाली थी, और वापस वो प्रिंटर के पास आती है। रेन एक्सप्लेन करती है अपनी स्विमिंग सिमुलेशन को। वो कहती है कि जब डैनी ने वो चीज़ ली तो वो एक्सपीरियंस कर रहा था कि पानी के अंदर वो कैसे डूब रहा है और वो कॉन्शियसली बचने का ऑप्शन निकाल लेगा। इसी तरीके से वो चाहती थी कि बार बार वो जेरेड कोई चीज़ एक्सपीरियंस कराए ताकि वो ऑप्शन चूज़ करे अपने आप को बाहर निकालने का और उठ जाए। उसका जो वर्जन है अदर लाइफ का, उसके अंदर वो अपने मेमोरीज को रीराइट कर सकते थे और वो बहुत डेंजरस था, जैसे ड्रग्स की तरह। वो एक्सपीरियंस को वरी करती है और कहती है कि कंपनी को जल्दी से ये बात पता चल जाएगी और कंपनी खुद भी ऐसी चीज़ें शुरू कर जाएगी, अभी तो मैंने उनको नहीं बताया है। रॉबर्ट कहता है कि वो टीडीए से बात करेगा और इस सेफ्टी चैलेंज को रेज करेगा, जो सैम को कुछ समय के लिए इस रिव्यू में डाल देगा, तब तक वो अपना काम फिनिश कर सकती है। पर रेन प्रिंट करती है एक्सपीरियंस को और इंसिस्ट करती है कि इस बार ये एक्सपीरियंस काम करेगा। जब उसके फादर उससे पूछते हैं कि उसने ये काम पहले से फिनिश कर लिया है या नहीं, वो हॉस्पिटल जाती है और अपने भाई को ये देती है। कुछ ही मोमेंट्स के बाद वो उठता है। रेन खुश हो जाती है, लेकिन वो अनकंट्रोलेबली सीज करता है और रेन हेजिटेट करती है, रोती है और फाइनली प्लग निकाल देती है। वो उसके पास बैठी रहती है पूरी रात, जब तक सैम वहाँ पर नहीं आ जाता। वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे जेरेड ने खुद डिसीजन लिया है सपने में रहने का, इंस्टेड कि वो उठकर अपनी लाइफ जिए। रेन अपनी पुरानी लाइफ की फ्लैशेस देखना शुरू कर देती है टेस्टिंग रूम के, जहाँ लोग चिल्ला रहे होते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं और बारन उसे बार बार उठने के लिए कह रहा होता है। हॉस्पिटल डिसअपीयर हो जाता है और वो वापस बीच पर आ जाती है और रियलाइज़ करती है कि अभी भी वो आफ्टर लाइफ के अंदर ही है, बाहर नहीं निकली है। वो वॉक करके पानी के अंदर जाती है और सारी रेस उसके ऊपर क्रैश कर रही होती हैं और वापस से वाटर क्लेड को भी मेजरी में शिफ्ट होता है। सब टूटी फूटी आवाज़ें, सब कुछ लाल हो जाता है और फिर रेन उठती है और उस टेस्टिंग रूम में सबको पाती है। और तो सबसे पहले सैम को मुक्का मारती है
और उस रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। वो इवेंचुअली काम डाउन होती है, अपनी चाय के साथ बैठती है और अपने भाई के बारे में सोचती है और उनकी बातों के बारे में सोचती है, उसके डैड के साथ और डैनी के साथ। फिर वो अपने एम्बिशियस वाले क्वेश्चन को इंटरव्यू में आंसर करती है और कहती है कि वो पीपल को एक स्पेशल चांस देना चाहती है उस लाइफ को जीने का जिसको वो कभी और जी नहीं पाएंगे। इंटरव्यूअर प्रोग्रामिंग पब्लिकेशन के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए, कंजम्पशन के लिए उसे अप्रूव कर देते हैं। सैम और रेन जो है वहाँ पे उसको अपोलोजाइज़ करती है जाकर उसे मक्का मारने के लिए, और वो कहती है कि वो कंपनी से विड्रॉ करना चाहती है और कंपनी को छोड़कर रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करना चाहती है। वो कहती है वो कंपनी को छोड़ देगी लेकिन पैटेंट को अपने पास रखेगी। इस बात से सैम बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कुछ फेंक देता है डेस्क पर जैसे वो बाहर निकलती है। रेन जो है डैनी का फ्यूनरल अटेंड करती है और जहाँ से क्रीमेट किया जाता है। वो अपने डैड से इस बारे में बात करती है और वो उसके साथ हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल पहुँचने से पहले उसे सैम का एक फ़ोन आता है। वो कहता है कि उसे वापस आके उससे मिलना है। वो ऑफिस वापस जाती है और वहाँ पर उसे सारा सामान साइड पे करके बात करने के लिए बुलाया जाता है। उसे पता चलता है कि सैम और बायरन उसका एक्सपीरियंस रिव्यू कर रहे थे और वो रियलाइज़ करते हैं कि उसने जेल से निकलना ऐसे खुद ही उसने मेमोरी को ऑल्टर कर लिया और इस बारे में एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पोटेंशियल इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है, बट रेन जो है वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। सैम कन्विंस करता है कि उसे बैठकर उसकी बात सुननी चाहिए और उसके बारे में हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो उसे फोर्स करना शुरू कर देता है। पहले तो बायरन रिफ्यूज़ करता है हेल्प करने की, लेकिन जब सैम उसे कहता है कि जितनी जल्दी वो हेल्प करेगा उतनी जल्दी रेन को बाहर निकाला जा सकता है, तो बायरन सेटअप लगा देता है। रेन अपने आप को वापस उस प्रिजन में पाती है जहाँ पे वो दोबारा से अपने दिन के बारे में सोचना शुरू करती है, लेकिन इस बार वो अपने आप ही उठ जाती है नींद से। जब वो उठती है वो फ्लूइड अपनी आंखों से साफ़ करती है और सीधा सैम की आंखों में लगा देती है ताकि सैम भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर सके। अब वो और बायरन सैम को उनके दिनों से गुजरते हुए देखते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि वो उसे उठाना चाहता है, लेकिन अगर वो उठा नहीं तो अभी वो मर सकता है। रेन वेट करती है 365 या 366 दिन होने का जैसे उसने किया था। फिर वो सैम को नींद से उठाती है और रेन और बायरन वहाँ से चले जाते हैं उसे रोता हुआ छोड़ के। उसके बाद हम देखते हैं कि रेन अपने फादर से मिलती है हॉस्पिटल में, जहाँ वो जेरेड की डेथ को मोर्न करते हैं। रेन वापस उस ब्रिज पर आती है, उस रेस के पास, उस बीच के पास, और रोशन को देखती है और इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपना फेवरेट बात ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ ये अनोखी कहानी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये मुफ्त है। हम आपको मिलेंगे किसी और फिल्म के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।